हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो ये सब जो एनसीईआरटी बुक के चैप्टर है वो गवर्नमेंट जॉब में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तुषार की रेल यात्रा, ये देखते हैं कि रेल यात्रा में क्या दिया है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उससे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो यहाँ एक तुषार एक आदमी है जो ट्रेन से सफ़र कर रहा है। तो उनके उनके चाचा ने बताया कि पहले 150 साल पहले ही ट्रेन की जो है वो यात्रा शुरू हुई है। तो पहले ट्रेन था ही नहीं, तो वो सोच रहा था पहले लोग कैसे रहते थे। ठीक है, क्या वो एक ही जगह पर रहते थे? तो चलिए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? ठीक है, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो जो पहले 20 लाख साल पहले जो लोग थे वो आखेटक खाद्य संग्रह कहे जाते थे, क्योंकि वो भोजन का इंतजाम इधर उधर घूम के किया करते थे, शिकार करके, मछलियाँ पकड़ के, चिड़िया पकड़ के। इसीलिए इनको क्या बोला जाता था? आखेटक खाद्य संग्रह। तो ये इंपॉर्टेंट है, संग्रह किया ध्यान में रखेंगे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। आखिर वो क्यों घूमते थे, वो कारण चलिए हम लोग समझ लेते हैं। पहला कारण क्या था? पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था, क्योंकि वो एक जगह रहते थे तो वहाँ के जो फल हैं और जानवर हैं उनको खाकर जो है समाप्त कर देते थे, इसीलिए वो दूसरी जगह पे जाते थे। तो ये हो गया हमारा पहला कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा कारण देखते हैं, यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवर का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जानवर जो हैं वो मतलब क्या, हिरण या मवेशी अपना खाना, चारा मतलब वो खाने की चीज़ है, ठीक है, खाना ढूंढने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते होंगे, तो उनके पीछे जो लोग हैं उनका जो शिकार करते हैं वो भी जाते होंगे। तो ये भी सेकेंड कारण है। अब तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तीसरा कारण यह हो सकता है कि पेड़ पौधों में फल फूल जो है अलग अलग मौसम में आते हैं, क्योंकि आम का सीज़न क्या होता है, गर्मी में मिलता है हमें, वो क्या ठंडी में नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि वो ठंडी में दूसरी जगह जाते होंगे खाने की तलाश में। तो ये मौसम के अनुसार हो गया, ये तीसरा वाला, ठीक है। और नेक्स्ट है, और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो चौथा कारण हो सकता है कि पानी की तलाश में लोग इधर उधर जाते होंगे, क्योंकि पानी बिना तो जीवित रहना संभव नहीं है, तो इसीलिए वो लोग पानी की तलाश में जाया करते थे। तो ये चारों उम्मीद है आप भी समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो पुरातत्वविद किसे बोलते हैं, हमने अध्याय 1 में समझा था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, पुरातत्वविद को वस्तुएं मिली थी जो पहले के जो आखेटक खाद्य संग्राहक लोग हैं वो इकट्ठा किया करते थे। तो उसी से पता चलता था कि कितने सालों पहले की ये वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, ठीक है।
इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो इसमें जो कुछ औजार का उपयोग क्या होता था, फल फूल काटने के लिए, मतलब फ्रूट काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। किसमें? औजारों का उपयोग। औजार मतलब होता है इक्विपमेंट, मतलब वो औजार होते हैं, ठीक है। जैसे कि हथौड़ी हो गया, चक्कू हो गया, आरी हो गया, ये सब क्या औजार हैं तो काटने के लिए। और हड्डियों लकड़ियों पर मुट्ठे लगाकर और भले जैसे भाले बनाते थे, और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। उसको तीखा मतलब आगे से नुकीला बनाया जाता था। तो इस तरह से चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है। और ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने में भी किया जाता था। जैसे ईंधन मतलब खाना बनाने में, जैसे जलाने में उपयोग किया जाता था लकड़ियों का, ठीक है। और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये देखिए यहाँ कुछ औजार दिखाए गए हैं। तो ये क्या है? पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। तो ये वाला क्या है? ये खोद रहे हैं, ठीक है, जड़ों को खोदने के लिए। ये पेड़ की जड़ों को खोदने के लिए उपयोग किया जाता था इस तरह के औजार का। और ये जो चमड़े हैं उससे वस्त्र बनाए जाते थे, इसे छेद कर सिलने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। तो चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रहने की जगह निर्धारित करना, ठीक है। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह को की होने का प्रमाण मिला है, ठीक है, मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानीय चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो चलिए हम लोग मानचित्र 2 में देखते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे वो पूरा स्थल है जहाँ पे आखेटक खाद्य संग्रह के होने का प्रमाण मिला है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, यह है मानचित्र 2। तो चलिए हम इसको बड़ा करके अच्छे से समझते हैं। अभी तो है, देखिए, भीमबेटका है, बुर्ज होम है, मेहरगढ़ है, और बड़ा करके देख। तो चलिए पहले हम इस साइन को समझते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये ट्रायंगल शेप में दिया हुआ है, ये क्या है? पूरा पाषाणी पूरा स्थल है। और ये जो ये स्क्वायर शेप में दिया हुआ, ये क्या है? नौ पाषाणी पूरा स्थल। और ये जो सर्कल में दिया हुआ है राउंड में ग्रीन कलर, ये महापाषाणी पूरा स्थल है। और ये जो पर्पल में दिया हुआ है आरंभिक का, और स्टार में आधुनिक नगर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा। इस तरह से मैप देखने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। ट्रायंगल है तो कुरनूल गुफाएं, हुसंगी, ये क्या है? पूरा पाषाणी पूरा स्थल है। और ये ग्रीन कलर जो है ब्रह्मागिरी, तो ये क्या है? महापाषाणी पूरा स्थल है, ठीक है। और ये जो स्क्वायर शेप में है, ये क्या है? नौपाषाणी पूरा स्थल है, ठीक है। अब ये देखिए, स्टार क्या है? आधुनिक नगर है, मुंबई स्टार है। और ये क्या? आरंभिक गांव। तो ये क्या है? ये वाला पर्पल, तो यहाँ पे इनाम गांव है। तो इस तरह से आप देखिए और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैप को समझना आपको आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। जो लोग थे वो अच्छे पत्थर को ढूंढते रहते थे, ठीक है। तो भीमबेटका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भीमबेटका हमने अभी देखा ना मानचित्र 2 में। आधुनिक मध्य प्रदेश, हमारा आज का जो मध्य प्रदेश है, वहीं पे क्या है? भीमबेटका है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? ठीक है, ये गुफा, यहाँ भीमबेटका गुफा मिला है, ठीक है। उसमें क्या है? बारिश, धूप और हवाओं से क्या राहत मिलती थी, ठीक है। और इस गुफाओं में क्या है? कुछ फोटो भी पाए गए हैं। तो ये देखिए शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चला है? एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। एक ये चित्र है, इस चित्र के बारे में आपको बताना है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। देखिए इस इमेज में क्या है? ये जंगली जानवर है और ये इंसान है जो पीछे दौड़ रहे हैं शिकार करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पूरा स्थल के बारे में जानते हैं कि पूरा स्थल किसको बोलते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग और पूरा स्थल के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है।
जहाँ वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं उसको पुरा स्थल मतलब पुराना जगह है, जहाँ पे अवशेष मतलब बचे हुए वस्तु जो अभी सड़े गले नहीं हैं, औजार बर्तन मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पुरा स्थल। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और अगर समझ ना आए तो फिर से वीडियो को बैक में करके आप एक बार और समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आग की खोज। ठीक है, मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। कुरनूल गुफा हमें ढूंढना है। यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं, तो कुरनूल गुफा में क्या हमें मिले हैं, राख। जो जले हुए पार्ट जो बच जाते हैं उसको राख बोलते हैं, जलने के बाद काला सा वो हो जाता है राख। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो इसका मतलब यह है कि जो लोग थे उस समय के वो आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, या खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो उस समय हो सकता है आग का इस्तेमाल किस किस चीज़ के लिए हो सकता है, मांस भुनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर, जो भी खतरनाक जानवर होते हैं जैसे शेर, बाघ, उन लोगों को दूर भगाने के लिए भी आग जलाया जाता होगा। ठीक है, तो आग का आविष्कार जो है उस समय हो गया था। तो चलिए कुरनूल गुफा एक बार देख लेते हैं मानचित्र 2 में। तो ये देखिए यहाँ पे है कुरनूल गुफा, ये किधर है, साउथ तरफ है। ठीक है, कुरनूल गुफा। चलिए अब आगे, यहाँ पे क्या आग के अवशेष मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नाम और तिथियाँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। तो हमने मानचित्र 2 में भी देखा था। तो ये पुरापाषाण काल किसको बोलते हैं, आरंभिक काल को, जो स्टार्टिंग पीरियड था। ठीक है, यह 2 शब्दों यानी पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ठीक है, यह नाम पुरा स्थलों के से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पुरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण युग। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी, मतलब 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। मानव इतिहास जो पहले की जो भी कहानियाँ थी, जो भी घटित हुई थी, वो 99% इसी काल में घटित हुई थी। कौन से काल, पुरापाषाण काल। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण का युग कहते हैं, जिसमें पर्यावरणीय बदलाव, जैसे कि इससे पर्यावरण से रिलेटेड जो चारों तरफ पेड़ पौधे हैं उसको पर्यावरण बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी बदलाव हुए तो वो क्या थे, मध्य पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण का युग। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। ठीक है, मध्य पाषाण युग किसको बोलते हैं, 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। मतलब ये जो मध्य पाषाण काल में है जो औजार होते थे बहुत छोटे होते थे, इसलिए इसको माइक्रो मतलब छोटा होता है। ठीक है, माइक्रो इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। यहाँ पे क्या क्या मिलते थे, लकड़ियों के मुट्ठे लगे जैसे हंसिए और आरी जो है पेड़ काटने के लिए यूज़ होता था, वैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे, और पुरा पाषाण युग में भी जो भी मिले औजार वो इस दौरान बनाए जा रहे थे। ठीक है, जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इससे अगले युग की शुरुआत कब होती है, 10,000 साल पहले से, जिसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग किसे कहते हैं, पूरा पाषाण काल मतलब पूरा पाषाण युग किसे कहते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा, तो चलिए देखते हैं क्या मतलब होता है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। चलिए, तो नवपाषाण काल आगे चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, अब इसमें आगे दिया हुआ है बदलती जलवायु। ठीक है, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। 12,000 साल पहले क्या हुआ, दुनिया में जलवायु में बड़े बदलाव आए। ठीक है, जलवायु गर्मी बढ़ने लगी, जैसे कि जो हमारे चारों तरफ जो टेम्परेचर होता है वहाँ क्या है, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। तो जब गर्मी बढ़ी तो क्या हुआ, घास के मैदान भी बढ़ने लगे, जिससे हिरण ये सब जो जानवर थे वो वहाँ बढ़ने लगे संख्या, क्योंकि वो लोग घास खा के जिंदा रह सकते थे। ठीक है, लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। ठीक है,
हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है, लोग क्या करते थे, जैसे जानवर का जब बढ़ने लगा संख्या तो लोग क्या करने लगे, उनके खाने पीने की आदतें जो है वो ध्यान देने लगे कि वो क्या खाते हैं, उनकी जानकारी हासिल करने लगे और क्या है, पकड़ कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे, पालने लगे उस समय से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो चलिए देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई। ठीक है, इसी दौरान महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। ठीक है, इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। तो हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि कैसे खेती करना कहाँ पे स्टार्ट किए थे पहले लोगों ने। तो इस तरह से जो थे बच्चे इकट्ठा करते होंगे, फिर देखते होंगे कि कब पक रहा है कब कच्चा है, तो इस तरह से वो लोग कृषि करने का जो है वो नॉलेज लिए होंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे कृषि करते करते जो है कृषक बन गए होंगे। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया। तो कौन था, वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये एग्जाम में आता है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वह पशुपालक बन गया। तो पशुपालक किस तरह से बने ये हमने समझा। ठीक है, वो लोग रक्षा करते थे उनकी। और पहला कौन सा था पालतू, कुत्ता था। ठीक है, कुत्ते का जंगली पूर्वज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे बचने की प्रक्रिया। ठीक है, तो आज हमने जो भी पढ़ा आप उसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आपको ये आगे चैप्टर कराऊंगी। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है पहुँच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।